हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का एक अगला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं भाई। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या कि भाई इसके अंदर हम समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली बात सेम में बस है, भाई बिजनेस समझ लो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, बात वही पड़ती है। ठीक है। तो हम अगली बात करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, वो सारी सारी बातें। तो भाई देखो, अगर तुम्हें ये जो पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरे को ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, ओनली मैसेज नो कॉल्स। अब भाई सबसे पहले हम अगली बात करते हैं मेरे पास है भाई कि मेरे पास ना जो मीनिंग क्या है इसमें बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो अगर आप बिजनेस एंटरप्राइजेस इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। भाई बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो भी हम काम करते हैं ना, बोल सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसी हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से बिजनेस बोलते हैं। ठीक है। हम अगली बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बिजनेस इंटरप्राइजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। भाई देखो, हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखो भाई, सबसे पहले ना अगर नॉर्मली बात करते हैं, मेरे पास पहला है प्राइवेट कंपनी। ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसका मतलब भाई जो ऑन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाई प्राइवेट पर्सन। भाई एक इसमें क्या है कि कोई प्राइवेट पर्सन होता है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अगली बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है। तो पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब हो जाता है भाई जिसको ऑन्ड ऑन का मतलब जिसका मालिकाना हक किसी किसी एक जने के पास है। अगला उसे मैनेज, ठीक, किसी उसको जो पूरा चलाता कोई एक इंसान है। एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जब भी किसी कंपनी को, ठीक, किसी भी एंटरप्राइज को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं। हम अगली बात करते हैं जॉइंट सेक्टर। भाई जॉइंट सेक्टर का मतलब है एक, इसमें देखो, इसमें प्राइवेट भी होगा और क्या जो गवर्नमेंट है, ये दोनों के दोनों मिक्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। ठीक है, इसको जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज बोल सकते हैं। उसके बाद जो बस इसके जो अगला आता है उसको हम बोलते हैं कि प्राइवेट के अंदर ना दो तरीके के होते हैं। पहला मेरे पास भाई नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, दूसरा मेरे पास कॉर्पोरेट फॉर्म। तो इसमें मेरे पास भाई पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें एक अकेला जना पूरी पूरी बिजनेस का मालिक होता है। दूसरा मेरे पास है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं। और जो मेरे पास अगला है इसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें पूरी पूरी एक फैमिली होती है भाई, जो फैमिली है वही पूरे पूरे बिजनेस को चला रही होती है। उसके बाद हम अगर कॉर्पोरेट की बात करते हैं, मेरे पास पहले है कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका मेरे पास मतलब निकल के आता है कि कुछ लोग होते हैं वो मिलके पूरे बिजनेस को चला रहे होते हैं। फिर अगला जो मेरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें कुछ प्राइवेट लोग एक कंपनी खोलते हैं जिसमें सब थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के काम चलाते हैं। अगली बात करते हैं जो इसके टाइप है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। दूसरा जो मेरे पास है इसको बोलते हैं सैचुरेटरी कॉर्पोरेशन। तीसरे पास गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, मेरे पास ये सारे सारे आ सकते हैं इसके अंदर। अब देखो भाई, जो मेरे पास इसके आगे है, हम पहले बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ऑन फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। भाई जब भी किसी बिजनेस को सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसको बोलते हैं हु इज रेसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बेरर ऑफ ऑल रिस्क। भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेले लेगा और जो भी रिस्क है उसे अकेले ही झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर नॉर्मली बोले तो इट इज सुटेबल इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। ठीक है भाई, अगर बोले कि अगर वो कोई पर्सनलाइज सर्विस दे रहा है, ठीक, जिसको खुद दे, जैसे मान के चलो कि ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर कटिंग हो गया, सैलून हो गया। ठीक है, स्मॉल स्केल एक्टिविटी लाइक रिटेल शॉप। ठीक है, ये सारे सारे में उसका भाई इनको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। उसके आगे इसके कुछ फीचर्स है, इसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें सिंगल ओनरशिप, ये अकेला ही इसका मालिक होता है। ठीक है। दूसरा जो कंट्रोल की बात करें तो फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई इसमें क्या है कि वो जो अकेला इंसान है वही सब कुछ करता है। इसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई हम बात करते हैं लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जैसे मान के चलो कि भाई यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ क्रिस, ठीक है, और ये मेरी कंपनी है क्रिस एंड कंपनी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं भाई मान लो कि मैं यहाँ पे मैं ऑनर हूँ, ठीक है, ये ऑनर हूँ और ये मेरी कंपनी है। तो अब भाई मेरे को इस कंपनी से कोई मतलब नहीं, कंपनी एक मेरे पास एक अलग पर्सन हो गया। ठीक है, ये मेरे पास का एक अलग पर्सन है। तो यहाँ पे कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक है, कंपनी अलग है और मैं क्या अलग हूँ। तो इसलिए बोल सकते हैं इस जगह यहाँ बोलेंगे
जो कंपनी को बोल दूंगा एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दूंगा, ठीक है। तो सेपरेट है मतलब कि अलग है, लीगल एंटिटी मतलब कि कानून के द्वारा बनाया गया एक पर्सन है, ठीक है। बोल सकते हैं इसको कानून के द्वारा बनाया गया पर्सन, ठीक है, कानून बनाती है उसको। तो मेरे पास है कि कह रहे हैं लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ठीक है। लेकिन भाई अगर ना हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, इसके अंदर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अगला है वैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब भाई कितनी भी लायबिलिटी वगैरह हो, कोई सा भी लॉस होता है वो सारा का सारा अकेला जो ओनर है वही झेलेगा। फिर अगले पास मेरे पास जो अगला है इसको बोलते हैं नो लीगल फॉर्मेलिटीज, भाई बहुत सारी कानूनी काम होते हैं वो सारे सारे इसके अंदर नहीं होते। नेक्स्ट बस सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, भाई अब ये अकेला ही क्या होता है कि भाई देखो ये ना एक ऐसा ही अकेला ऑनर है जिसको प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका सारा सारा इसी का होता है। इसका कुछ कुछ मेरिट्स की बात करते हैं, मतलब इसकी कुछ अच्छी बातें हैं उसकी बात करेंगे, उसके बाद जो इसकी कुछ कुछ डिमेरिट्स है जिसके बोलते हैं लिमिटेशंस, उसकी बात करेंगे। तो पहले भाई इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, आसानी से कभी भी हम इस टाइप के बिजनेस को कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं। अगला मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग, भाई इसमें डिसीजन करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें किसी से पूछना होता नहीं है। तो इसमें क्या है कि किसी से पूछना है नहीं, तो हम क्या है कोई सा भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। अगला मतलब सेंस ऑफ इसको बोलते हैं सेंस ऑफ एक्म्प्लिसमेंट, ठीक है। तो देयर इज नो सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, भाई यहाँ पे क्या है कि हम ना कोई भी अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब कि ना हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब मेरे पास है भाई जिस चीज़ में मतलब फिर बोलते हैं जिस काम में मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है मैं उसी काम को करूंगा, वरना मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला वैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, भाई एक अगली बात है कि जो भी लॉस होगा इसी का होगा, इसको और कोई बाहर से इसको कोई दिक्कत मतलब कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नो लीगल फॉर्मेलिटी, भाई इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटी कोई सी नहीं है, कानूनी कोई काम नहीं है, ठीक है, इसलिए आसान है। अगला क्वेश्चन सोल रिस्क बीरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, भाई ये अकेला ही ऐसा इंसान ऐसा होता है जिसको सारा सारा प्रॉफिट इसी को मिलेगा, ठीक है, और जो भी लॉस वगैरह वो सारा सारा खुद ही झेलेगा, ठीक। इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं भाई, पहले बस है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भाई अगर इसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये सिर्फ अपनी पर्सनल सेविंग यूज कर सकता है और कहीं से पैसा नहीं ला सकता। नेक्स्ट मेरे पास है तो बोलते हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, भाई इसमें क्या होता है इसके पास ना बहुत ही कम स्किल होती है, ठीक है, मतलब बोलते हैं इसमें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो ये क्या है कि सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट ऑल्सो, ठीक है। भैया भाई देखो होता है ऐसा है कि इसके पास ना बहुत ही कम दिमाग हुआ, अकेला इंसान है तो पूरे पूरे बिजनेस को चला रहा है, इसके पास क्या अकेला ही दिमाग हुआ तो ये कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट अगला हमारे पास है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि अनसर्टेन लाइफ है, ठीक है। इसमें कभी भी डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी मतलब उसको दिवालिया घोषित हो जाना, सारे सारे पैसे उसके खत्म हो जाना, ठीक है, एकदम कर्ज में डूब जाना। फिर लॉन्सी और इलनेस जिसको भाई इलनेस बोलते हैं, अगर वो बीमारी पड़ जाए तो ये सारे के सारे क्या बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। अगर वो ऑनर है, ठीक है, उसको मान लो डेथ हो गई तो बिजनेस का पूरा पूरा बंद हो जाएगा। अगला हमारे पास है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, भाई ऐसे बिजनेस के ज़्यादा बड़े होने के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल इट कैन नॉट एक्सपेंड टू अ लार्ज स्केल, भाई देखो बहुत ही कम पैसा होने के कारण से क्या है ये बहुत ही बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। अगली बात करते हैं सुटेबिलिटी की, ये कहाँ का सुटेबल है, ठीक है, मतलब कि ऐसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये कहाँ का सुटेबल है। तो मैं बस वही कह रहा कि वेयर द पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर इज रिक्वायर्ड, भाई जहाँ पे कस्टमर को पर्सनल एक तरह से बोल सकते हैं पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है वहाँ पे जरूरत होता है, ठीक है। तो हम अगर अगली बात करें हमारे पास अगला है कह रहे वेयर गुड्स आर अंडरस्टलाइज्ड लाइक जो बोलते हैं एक तरह से मान लो कि आर्टिस्टिक ज्वेलरी, ठीक है। जैसे उसका भाई जहाँ पे ना जो गुड्स है वो क्या है कि एक पर्सनली लिया जाता है। फिर नेक्स्ट में पास है वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मार्जिनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, भाई ये बिजनेस उस जगह भी चल जाता है जहाँ पे मॉडेस्ट कैपिटल मतलब कम कैपिटल में और क्या है कि बिना किसी मैनेजरियल स्किल के काम चल जाता है, ठीक, मतलब कि जरूरी नहीं कि वो मैनेजरिंग में एक्सपर्ट हो, तो बिना मैनेजरिंग में एक्सपर्ट हुए भी नहीं अपना काम आराम से कर सकता है। हम अगली बात करते हैं भाई कि बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, ठीक, दैट मीन्स लेसर फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड, दैट मीन्स इसको बोलते हैं स्टेशनरी शॉप, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये बिजनेस ऐसी जगह चलता है जहाँ पे बहुत ही प्राइस के कम इधर उधर होने के चांस होते हैं। भाई नेक्स्ट हमारे पास जो अगला बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है।
इसमें होता है इट इज ऑन बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड, इसको बोलते हैं अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, मतलब कि पूरी 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 फैमिली होती है, ठीक है। उसमें जैसे मान लो कि दादा हो गए, ठीक है, दादा के मान लो बेटे हो गए, ठीक है, मान लो बेटा फर्स्ट, बेटा सेकंड, ठीक है। अब इसके इन सब के और बच्चे हो गए, ठीक है। तो इन सब के पास के भाई हक होता है, ठीक। और जहाँ पर जो दादा होता है उसे वो कर्ता बोलते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट, हाँ भाई बोल सकते, बोले मैं बोलूँ कि सबसे जो घर का बड़ा होता है, जो सबसे जो एल्डर पर्सन, ठीक है, जो एल्डेस्ट पर्सन मेंबर ऑफ फैमिली नोन एज कर्ता, उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो इट इज गॉन बाय द प्रोविजन ऑफ द हिंदू लॉ, भाई हिंदू लॉ के हिसाब से बिजनेस चलता है वाला। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ एज अ पर्टिकुलर फैमिली। अब इसका भाई इसका मतलब देखो, यहाँ से इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया उसमें फैमिली मेम्बर पैदा होता है, ठीक है, तो उसका वहीं से उसको हक मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ बातें करते हैं भाई, पहले मेरे पास इसका फीचर्स है, तो इसके पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहला भाई जो फॉर्मेशन है, तो फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली, ठीक है भाई, कम से कम क्या है कि 2 मेंबर होने चाहिए। अगर 2 मेंबर से कम होते हैं तो जो मेंबर्स, जिसको बोलते हैं HUF, ठीक है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हम उसको नहीं बना सकते, ठीक है। अगला मेंबरशिप इसको बोलते हैं मेंबरशिप बाय बर्थ, भाई ध्यान रखिए चलना कि देयर आर 2 सिस्टम विच गॉन मेंबरशिप। भाई देखो हमारे पास क्या होता है कि देखो, एक तो इसके अंदर जैसे नाम देखो, जिसको बोलते हैं दया भागा सिस्टम, ठीक है, जिसमें वैसे जिसको बोलते हैं मेत्सकारा सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इट प्रिविल्स इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड अलाउ बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को प्रांसर, ठीक है। वो जैसे मान लो कि अगर कोई पैदा हुआ, तो पैदा होता ही ना वो क्या उसको मालिकाना हक मिल जाता है। अब भाई जो दूसरा मेरे पास है, इट प्रिविल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड, हाँ भाई सिर्फ क्या है कि वेस्ट बंगाल एंड अलाउस ओनली मेल मेंबर टू को प्रांसर, ठीक है। इसका मतलब ये भाई कि एक एक ये रूल में पास एक सिस्टम ये वाला है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला सिस्टम है। तो इन दोनों सिस्टम के हिसाब से ना अगर किसी को मेंबर बनना होगा तो बन सकता है। नेक्स्ट में सब लाइबिलिटी करेगी, लाइबिलिटी ऑफ करता है इज अनलिमिटेड, लेकिन और जो सारे सारे होते हैं उन सबकी लिमिट लाइबिलिटी क्या लिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब कि अगर प्रॉफिट कमाए तो सबसे, अगर मान लो लॉस होता है, सबसे ज्यादा पैसे करता के जाएंगे और बाकी सबके क्या भी कम कम जाएंगे पैसे। अगर वैसे कंटिन्यूटी तो क्या, द बिजनेस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ करता, अगर करता मर भी जाता है या कोई ऐसा काम नहीं कर पाता तो क्या है कि एक तरीके से मान लो वो बिजनेस फिर भी चलेगा। माइनर मेंबर की बात करते हैं भाई, माइनर का मतलब है जो 18 साल से कम का है। अब माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लैट्स मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस, ठीक है भाई, जो माइनर है उसको भी क्या है कि हक मिलता है उस बिजनेस के अंदर। अगला हमारे पास मैरिज की बात करते हैं, तो इफेक्टिव कंट्रोल है इसके, मतलब जो करता है, करता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। भाई यहाँ पर अगर इफेक्टिव कंट्रोल की बात करें तो कर्ता का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात करते हैं कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डेथ हो जाती है या फिर बोल सकते हैं कि लॉन्सी ऑफ करता है, उसको अगर वो तबीयत वगैरह खराब होती है उसकी बहुत ज़्यादा, करता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज नेक्स्ट एडल्ट मेंबर विल बी द विल देन टेक अप द पोजिशन। देखो भाई अगर ऐसा होता है कि जो सबसे मेन बंदा है जो करता है, अगर वो मान लो इसकी डेथ हो गई, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो डेथ होने के बाद जो इसका अगला जो पर्सन होगा ना, वो क्या है कि कर्ता बन जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा फैमिली में, ठीक। तो हम अगली बात करते हैं भाई कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं जो कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या लिमिटेड होती है। इट गिव्स देम ए रिलीफ, ठीक है भाई, क्या और जितने भी कर्ता से जो नीचे जो को प्रांसर है उन सबको क्या है कि बहुत ही आराम मिलता है सब चीज़ों में। अगली बात करें सीक्रेसी, तो कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन मेंटेन बाई करता, जितना भी इसका जितने भी सीक्रेट होते हैं ना वो सारे के सारे कर्ता के द्वारा ही चलाए जाते हैं। अगला बस है लॉयल्टी एंड को ऑपरेशन, ठीक है, इट हेल्प इन सिक्योरिंग बेटर कॉपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर हु रन द बिजनेस। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना सबको एक तरीके से लॉयल रहना होता है बिजनेस के लिए। इसकी कुछ कुछ कमियों की बात करते हैं, लिमिटेशन जिसको हम डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं। तो पहला मेरे पास है भाई लिमिटेड कैपिटल, भाई पैसा बहुत ही लिमिटेड होता है जिसके कारण से ना लोगों को दिक्कत आती है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, भाई लाइबिलिटी जो करता की है बहुत ज़्यादा
अनलिमिटेड होती है, ठीक। मतलब कि अगर लॉस हुआ तो सबसे पहले सारा सारा पैसा कर्ता का जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचता है किसी और का जाता है। फिर डोमिनेंस ऑफ कर्ता, वही कर्ता का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता है। जो कर्ता मैनेज द बिजनेस एंड समटाइम्स ही इग्नोर्स द वैल्यूबल एडवाइस ऑफ अदर मेंबर। देखो भाई होता है यहाँ पे कि जो करता है वो ना और सब मेंबर की जो बातें उनको इग्नोर मार देता है। फिर जिसको बोलते हैं हंसते डिसीजन बोलते हैं कि एज करता है हाँ भाई, बस जो करता है ओवरबर्डन विद द वर्क। भाई करता के पास का बहुत सारा काम होता है, ही मे टेक हैस्टी एंड अनबैलेंस्ड डिसीजन। भाई देखो अगर करता के पास बहुत सारे काम है वो क्या है, अनबैलेंस्ड डिसीजन लेगा। अनबैलेंस्ड डिसीजन लेने का मतलब है कि भाई वो जो करता है वो क्या है कि सिंपल सी बात में जो भी डिसीजन लेगा ना अनमैनेज तरीके से लेता है, ठीक। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं लिमिटेड मार्जिन मैनेजरियल स्किल ऑफ करता है। भाई जो करता है उसकी मैनेजिंग पावर क्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगली बात हम करते हैं इसके आगे, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। देखो भाई पार्टनरशिप ना तुम 12th क्लास के अंदर भी पढ़ोगे वैसे आसानी से, फिर भी यहाँ पे सारी सारी बातें बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला भाई, पार्टनरशिप इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री टू कैरी वन सम बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो भाई होता ऐसा है, अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो उसमें जो मेरे पास जो मीनिंग है पार्टनरशिप क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या है कि काम करते हैं मिलके अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं। फिर फीचर्स की बात करते हैं इसमें टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। और भाई यहाँ पे वही मेरे पास कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर जो मेरे पास है पर्सन इन बैंकिंग बिजनेस 10 है, और जो 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस में। देखो 10 मेरे पास क्या है बैंकिंग बिजनेस में, और जो नॉन बैंकिंग है उसमें मेरे पास क्या 20 हो सकते हैं। अगली बात है भाई एग्रीमेंट जिसको हम डीड बोलते हैं, तो इट इज़ एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर विच में बी ओरल और इन रिटर्न। देखो भाई अब ना जो मेरे पास अगली बात है इसमें एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में उसको बोलते हैं लॉफुल बिजनेस। भाई ये बहुत ही लॉफुल बिजनेस होता है, तुम इसमें कोई सा भी इलीगल काम नहीं कर सकते। फिर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई होता ऐसा है कि इसमें ना जितने भी जो डिसीजन मेकिंग वगैरह होते हैं वो सारे के सारे पार्टनर मिलके एक साथ लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है भाई इसको बोलते हैं हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई जितने भी पार्टनर है उन सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब कंपनी अगर डूबती है तो जो मेंबर है उनका क्या है कि जैसे मान लो घर चला जाएगा, ठीक है, सब कुछ बिक जाएगा उनका। उसके बाद हम अगली बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है एवरी पार्टनर इज एम्प्लॉयड एजेंट। एम्प्लॉयड एजेंट का मतलब है एक तरीके से एजेंट है वो, ठीक है, ऑफ द अदर पार्टनर। वो किसी दूसरे पार्टनर का, देखो जिस मान लो कि ए है बी है सी है, तीन पार्टनर है, ठीक है। तो ए बी का एजेंट है, बी सी का एजेंट है, सी बी का एजेंट है, और बी का ए का एजेंट है, ए बी मतलब सी बी ए का एजेंट है, और ए बी सी का एजेंट, मतलब ये सब आपस में क्या एक दूसरे के एजेंट होते हैं। नेक्स्ट पर्सन भाई जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। द फर्म एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ लॉन्सी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। भाई अगर जो पार्टनर है सबकी डेथ वगैरह होती है तो उससे पार्टनर से फर्म को इफेक्ट पड़ता है कुछ। अब इसका कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले में से ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। भाई जो पार्टनरशिप है उसको क्लोज करना और चालू करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फिर अगली हम बात करते हैं लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से हम क्या है कि पैसे एक तरीके से मान लो पैसे ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बस है बैलेंस डिसीजन है। भाई बैलेंस डिसीजन मतलब है जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो सारे सारे पार्टनर क्या है जॉइंटली लेते हैं, एक साथ लेते हैं, जिसके कारण से क्या है जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगली बात करते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क। भाई इसमें क्या होता है रिस्क शेयर जाता है, जिससे लोगों को क्या है कि लगता है कि बर्डन बहुत ज़्यादा कम है। बर्डन देखो कह रहे कि इन इट रिस्क गेट डिस्टर्ब अमंग्स पार्टनर विच रिड्यूस एनेक्सिटी बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। देखो इसमें क्या रिस्क ना बढ़ जाता है, अगर रिस्क वगैरह बटेगा तो भाई कॉमन सेंस की बात है हमारे पास कि जो भी काम हो रहा है वो सारा सारा क्या है कि सबके साथ होगा, ठीक। अगली बात तो भाई सीक्रेसी। इसमें सारे के सारे जितनी भी रिपोर्ट वगैरह होती है वो सारे पार्टनर के बीच में होते हैं, किसी और के बीच में नहीं होते। हाँ भाई उसके आगे हम अगली बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो पहला भाई मैं उसका लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको जो पैसे जो प्राप्त होते हैं उसमें क्या भाई इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। फिर दूसरा मेरे पास है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो भी पार्टनर वगैरह होते हैं उन सबकी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड होती है।
फिर नेक्स्ट मेरे पास है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, भाई इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। क्या द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद दैट द रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और लॉन्सी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। भाई ऐसा होता है कि लैक ऑफ, अबे लैक ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो तुरंत ही एग्रीमेंट रद्द हो जाता है, इसीलिए क्या बिजनेस जो है पूरी तरीके से अच्छे से नहीं चल पाता है। फिर अगली बात करते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। भाई जो इनको क्या है कि अपने ना रिपोर्ट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगली बात करें भाई टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में, तो पार्टनर किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले मेरे पास भाई इसको बोलते हैं जर्नल और एक्टिव पार्टनर। भाई ये वो पार्टनर होते हैं जो नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। सच अ पार्टनर टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, जो काम करते हैं उसे बोलते हैं जनरल या फिर एक्टिव पार्टनर। दूसरा मेरे पास स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। भाई ये पार्टनर ऐसे होते हैं मैनेजर, देखो काम काम तो करते ही नहीं लेकिन सिर्फ पैसा लगा देते हैं। तो ही डज नॉट टेक active part in the management of the firm, though he invested money, share profit and losses and unlimited liability। तो ये सारी की सारी बात है। भाई नेक्स्ट के पास इसको बोलते हैं सीक्रेट पावर होती है। तो कह रही है ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म और टू जनरल पब्लिक। देखो भाई इसमें क्या होता है, जितनी बातें सारी सारी सीक्रेट होती है। ठीक है, देखो बोल सकते हैं कि देखो सीक्रेट पार्टनर क्या होता है कि ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म टू जनरल पब्लिक, इज हिज लायबिलिटी ऑल्सो अनलिमिटेड। देखो होता है ऐसा भी कि जो सीक्रेट पार्टनर है वो सबको सबके सामने नहीं होता, सबको पता नहीं तो भाई हाँ ये भी पार्टनर है या फिर पार्टनर नहीं है। दूसरी बात करें उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्या सच अ पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म। ये सिर्फ अपना नाम देगा और कुछ नहीं करेगा, उसके बदले चार्ज करता है पैसे। अगली बात करते हैं जो पार्टनर्स बाई इस्टॉपेल। भाई तो वही कह रहे कि ही इज नॉट, हाँ भाई कह रहे कि ही इज द ओनली वन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्टर गिव इम्प्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज पार्टनर ऑफ द फर्म वेर इज एक्चुअली ही इज नॉट। देखो भाई जब उसका पार्टनर बाई स्टॉपल है, पार्टनर बाई स्टॉपल का मतलब है वो लोगों को दिखाता है कि भाई मैं पार्टनर हूं, लेकिन एक्चुअल पार्टनर होता नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि भाई मैंने बोला कि ए बी और सी एक अपना बिजनेस चला रहे हैं। इन्होंने क्या किया भाई, विराट कोहली विराट कोहली मतलब विराट कोहली को ना बोल दे भाई तुम हमारे बिजनेस बन जाओ, बस लोगों को पता रहेगा लेकिन तुम एक्चुअल बिजनेस रहोगे नहीं। अब ये जो बिजनेस क्या करता है भाई, इनको थोड़े से पैसे देता है। ठीक है, अगली बात इसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। भाई पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मेरे पास सिंपल सा मतलब है कि भाई देखो ऐसा है कि ही इज द वन हु इज फॉल्सली डिक्लेयर पार्टनर ऑफ द फर्म वेयर एक्चुअली ही इज नॉट। ठीक है, तो कह रहे कि एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट ही डज नॉट डिनाई इट, हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। देखो भाई यहाँ पे होता है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब है कि एक पार्टनर के बदले कोई दूसरा पार्टनर आ जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसको बोलते हैं माइनर एज ए पार्टनर। तो सिंपल सी बात बोलूंगा कि वो जो भी 18 साल से कम का है उसको माइनर बोलते हैं। ठीक, और क्या भाई, हाँ भाई जो हमारे पास ना ये जो माइनर पार्टनर होता है, देखो क्या माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 years since a minor is not capable of enlarging into a valid agreement। देखो भाई तो माइनर को क्या है कि जो माइनर भाई वो इज नॉट इनलार्जिंग इनटू वैलिड एग्रीमेंट। भाई जो भी एग्रीमेंट है उसके अंदर ये क्या नहीं चलेगा, तो ही कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ फर्म। हाउएवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टेंस। भाई देखो जो हमारे पास क्या है कि जो माइनर है उसको एडमिट कर सकते हैं, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट उसको देने के लिए हम उसको एज ए पार्टनर रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है भाई, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो वैसे टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे से भाई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब भाई जब तक उनकी मर्जी तब तक चलाएंगे, उसके बाद जाके बंद कर देंगे। दूसरा मेरे से पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है भाई, देखो
This type of partnership is formed for a specified period to accomplish a particular project। ठीक है, देखो होता है ऐसा भाई क्या है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है किसी एक चीज को लेके चलती है, भाई ये चीज जैसी हो गई हम कहेगी उसके बाद पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहले वैसे पहले बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप, तो उसको बोलते हैं कि दिस, हाँ भाई, दिस लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड एंड द जॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। भाई देखो इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बेस पे हम क्या कि अपना उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला बोल दिया मैंने जनरल, मेरे पास क्या जनरल पार्टनरशिप का मतलब, दूसरा बस लिमिटेड पार्टनरशिप। तो इसके हिसाब से देखते हैं भाई, इसमें मेरे उसका एक ना टाइम पीरियड पहले से गिवन होता है। फिर अगला हमारे पास है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड का सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड हमारे पास एक ऐसी चीज शो करता है जिससे हमें ये पता लग जाता है भाई एक जो पार्टनर है, ठीक है, उसके क्या क्या राइट्स वगैरह। तो ये सारे सारे पढ़ोगे तो उसको सारा समझ में आ जाएगा। भाई नेक्स्ट हमारे पास है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई सिंपली होता क्या है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। वैसे भाई ऑप्शन होता है बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। भाई अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आर एज फॉलो। ठीक है भाई, होता है ऐसा है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज जो भी इसकी दिक्कत है उन सबको क्या है कि नॉर्मली देखो कहाँ पे इसको शो करते हैं। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। देखो भाई इसमें यहाँ पे वही बता रखा है कि अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। देखो भाई यहाँ पे ना जो भी माइनर एक तरीके से वो किसी भी दूसरे फर्म के ऊपर केसेस नहीं कर सकता। अगली बात में सुनता, द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। भाई जो फर्म है वो कहेगी किसी, देखो यहाँ पे अगली बात चलेगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होता है, फर्म जो है किसी अगली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्म कैन नॉट फाइल ए केसेस अगेंस्ट इट्स पार्टनर। देखो भाई यहाँ पे द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर। भाई ये जो पार्टनर है किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कभी भी केस नहीं कर सकता है। उसके बाद भाई हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब जो हमारे पास इसका जो अगला है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो इसका पहले तो मतलब समझो कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। तो मैं उसमें कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स हु हु यूनिट टुगेदर टू प्रोटेक्ट प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो भाई ये हमारा होता क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हो जाता है कि भाई एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मतलब एक बोल सकते हैं ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी एक चीज को करके पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसके ना हमारे पास कुछ कुछ फीचर्स वगैरह हैं, तो उसके फीचर्स की बात करते हैं। देखो भाई जो इसका फीचर्स हमारे पास है, तो पहले मैं उसका कि बोलते हैं वॉलेंटरली एसोसिएशन करेगी एवरीवन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो यहाँ पे क्या है ना, सबका जो माइंड है फ्री, किसी को फोर्सफुली इसमें नहीं जोड़ा जाता है। अगली जो बात है जो बोलते हैं लीगल स्टेटस। तो यार इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड इट गिव, हाँ भाई क्या रहेगी, एंड इट गिव इट अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मतलब कि भाई ये क्या है कि जो हम इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरीके से लीगल स्टेटस बन जाता है उसका। अगली बात हमारे से भाई इसमें क्या लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने भी इसके मेंबर हैं उन सबकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने पैसा लगाया है सिर्फ उसी के बराबर। जैसे मान लो कि वो पूरी पूरी कंपनी है, कंपनी में एक जने ने 10,000 रुपये लगाए, एक ने लगाए 15,000 रुपये, तो मान लो कंपनी डूब गई तो इसके 10,000 रुपये जाएंगे, इसके सिर्फ 15,000 रुपये जाएंगे। घर से इनका
कुछ नहीं जाएगा। अगली बात करें, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद द मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर बाय गिविंग वोट। भाई देखो होता ऐसा है कि यहाँ पे ना जो भी मेंबर बनता है, ठीक है, उसको क्या वोट दे दे के चुना जाता है। अगली बात करें, उसको बोलते हैं सर्विस मोटिव। द मेन एम इज टू सर्व इट्स मेंबर एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। भाई इसका सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, जो उनके मेंबर है उन सबको सर्विस अच्छी देना, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पीछे भागते रहो। अगली बात करते हैं बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल। भाई इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको क्या है कि फॉलो किए जाने होते हैं। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इसको बंद कर दिया जाता है। अगली बात में उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। इसमें क्या होता है, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर। भाई यहाँ पे होता ऐसा है कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मेंबर के कंट्रोल से ही होती है और कुछ नहीं होता है। अब इसका हम भाई कुछ कुछ मेरिट्स की बात करते हैं। देखो पहले पता होना चाहिए मेरिट्स का मतलब क्या होता है। मेरिट्स का सिंपल एक ही मतलब निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं इसका इसके अच्छे अच्छे गुण क्या है, ठीक है। और अगर थोड़ी सी और बात करें इसके ना बोल सकते हैं इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात करते हैं अब। हाँ भाई, पहला हमारे पास है, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन। देखो भाई इसका मतलब क्या है कि इट कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर। तो क्या रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ईजी एंड इट रिक्वायर वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो भाई इसकी कुछ कुछ बातें हैं जो इसमें ना जो मतलब कि जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी फॉर्मेशन है, आसानी से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें जो पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और स्टेबल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ लग्जरी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। देखो भाई अभी क्या स्टेबल है, इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए क्या स्टेबल हो गया। अगर स्टेबल हो रखा है तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई पार्टनर आए जाए मरे कुछ भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चीज भाई मेरे पास जो अगला है इसको बोलते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन, मतलब कि ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर। भाई इकोनॉमी इन ऑपरेशन होती है, मतलब कि ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड वॉलंटरी सर्विस। इसमें क्या इकोनॉमी इन ऑपरेशन है, मतलब कि जो काम चलता है वो सारा सारा पैसों के लिए होता है वरना नहीं होता। अगली बात भाई इसमें क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट था, मतलब कि सब्सिडरी वगैरह इनको मिल जाती है, जिसको बोलते हैं चार्जिंग लैक्स टैक्स रेट। जो इनका टैक्स रेट है बहुत ही कम होता है। फिर नेक्स्ट इसको बोलते हैं सोशल यूटिलिटी। इट प्रमोट पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड द म्यूचुअल कोऑपरेटिव। दे हेल्प टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। देखो भाई अब ना इसके पास क्या कुछ ना कुछ देखो इनका मेन उद्देश्य होता है समाज का भला करना, ठीक है, तो उसी को बोल सकते हैं कि सोशल यूटिलिटी है। नेक्स्ट में पास है इसको बोलते हैं लिमिटेशंस। भाई देखो लिमिटेशन में क्या क्या चीजें आती है, इसमें कमी है। सबसे पहले बात है भाई शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भाई बहुत ही कम पैसा होता है इन सब के पास। अगला वैसे इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट है बहुत ही बेकार होता है, ठीक है, जिसके चक्कर में क्या है कि भाई किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। जो मतलब है लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई इसमें क्या है लोग जितने भी हैं क्या मेंबर आर नॉट inclined टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स एज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड। भाई यहाँ पे क्या है कि लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि कितने भी अच्छा काम करो उन्हें कोई गिफ्ट थोड़ी नहीं मिलेगा, तो इसलिए काम करते ही नहीं हो। अगली बात मेरे लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे सबको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। फिर है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है, तुम्हें कुछ भी काम करना है तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट बस है कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स मेंबर। भाई मेंबर के बीच में लड़ाई चलती रहती है। द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद डिफरेंट व्यू पॉइंट। भाई यहाँ पे क्या अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। फिर नेक्स्ट में भाई इसको बोलते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भाई वैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो टाइप है वो क्या क्या है वो देखो अब। सबसे जो मैं बस वही पहले इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इट फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर्स। इट सीक्स टू एलिमिनेट
मिडलमैन बाय द स्टेबलाइजिंग अ डायरेक्ट लिंक। भाई देखो इसमें क्या है, एक ना बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजर वगैरह उन सबके क्या है कि मिडलमैन या फिर सबसे क्या है कि एक डायरेक्ट लिंक होता है, वो डायरेक्टली आके किसी से बात कर सकते हैं। तो इट परचेसेस गुड ऑफ डेली कंजप्शन डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल्स देम टू द मेंबर एट अ रीजनेबल प्राइस। देखो भाई होता है ऐसा है कि थोड़े कम प्राइस पे खरीद के दूसरों क्या है कि थोड़े थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे देके काम चलाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो भाई, तो वही द मेन एम इज टू हेल्प स्मॉल प्रोडक्ट हु कैनॉट इजीली कलेक्टेड वेरियस आइटम ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस सम प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। भाई ये क्या करते हैं कि ना उन सब प्रोडक्ट को भी आगे बेचते हैं जो कि क्या है कि मार्केट में जल्दी से उतर नहीं सकती हैं। भाई अगला हमारे पास को बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, गार्डिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एटसेट्रा। तो ये सारे सारे मेरे पास वो पॉइंट है जो कि क्या है कि जिसको बोल सकते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं। अगला भाई हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में। देखो इसको 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 हल्का 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 तुम्हें पढ़ लेना है, तुम्हें सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज भाई मेरे पास है कि मीनिंग की बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलंटरली एसोसिएशन। भाई वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है किसी को फोर्स नहीं किया गया, लोग खुद ब खुद आए। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, द ओनरशिप ऑफ विच इज इन द कंडीशन ऑफ मेंबर्स। देखो भाई, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी इसमें कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन है। तो अब क्या भाई, इसके हिसाब से पूरा पूरा काम किया जाता है। अगली बात है, इसको कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो पहले बस है कि कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इसको बोलते हैं कि द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड टेंडर्स द कंपनी एक्ट 1956 विदाउट द रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन बी कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो भाई, जो अगर इसके फीचर्स की बात कर देना तो बिना रजिस्ट्रेशन के ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, ऐसी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बन सकती। अगली बात मेरे पास है, इसको बोलते हैं भाई सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं, फिर आइडेंटिटी बोले, बात वही है। ठीक है। तो मैं इसका भाई कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे ना जो ऑनर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है उसका ना खुद का सब कुछ चल रहा होता है। फिर अगली बात का इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। भाई देखो, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो जाता है कि जो पार्टनर है वो आए जाए फिर उसकी डेथ हो जाए तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगली बात में वैसे लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हो जाएगा भाई जितने भी यहाँ के जो मेंबर है, ठीक है, जितना उन्होंने पैसा लगाया, जितना उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, सिर्फ उतने के ही बराबर उनकी लाइबिलिटी होती है, और इससे ज़्यादा नहीं होती है। अगली बात मेरे पास है, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। भाई जो ऑनरशिप है और जो कंट्रोल, ऑनर देखो भाई, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। तो ऑनरशिप और जो कंट्रोल की बात है, मैं उसके बेस में दोनों दोनों की अलग अलग चीजें होती है। उसके बाद इसके आगे बढ़ते भाई, मैं उसके कुछ मेरिट्स हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है, ये बता दिया मैंने। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, भाई एक एक कोई इंसान अपना जो मालिकाना हक है किसी दूसरे पे आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। तो कह रहे इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई यहाँ पे क्या है कि जितने भी इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब वही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ डेथ इंसैनिटी या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। जो भी मेंबर है उन सब ने, देखो भाई ऐसा है ना कि ये बता रखा है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब है कि अगर जो जो कंपनी के एक तरीके से जो मेंबर है अगर वो मर जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट पे पास है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो कंपनी कैन collected huge amount of capital from unlimited number of members who are ready to invest because of liability limited liability। देखो भाई, अगर बात करें स्कोप ऑफ एक्सपेंशन की तो इसमें भाई बहुत ही ज़्यादा हम तो एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर चाहे तो। फिर नेक्स्ट में बस को बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। तो
उसी के आगे बात करते हैं कि भाई a company can afford to employ highly qualified expert in different area of business management। भाई सिंपल सी बात है, जो मेरे को कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है इसके अंदर। फिर कुछ कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ कुछ कमियां बोल सकते हैं। ठीक, तो भाई सबसे पहला मेरे पास है जिसको बोलते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है लैक ऑफ सीक्रेसी, हर एक इंसान को इसके बारे में पूरा सब कुछ पता होता है। फिर नेक्स्ट मेरे पास उसको बोलते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई मोटिवेशन की इस टाइम कमी होती है। फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है उसकी बात करते हैं, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। फिर जाके नेक्स्ट उसको बोलते हैं कि ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कह रहे कि कंपनी सेड टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेजमेंट बट एक्चुअली मैनेज बाय फ्यू पीपल। दैट मीन्स बोलते हैं भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो यहाँ पे होता क्या है कि नॉर्मल सी बात बोलना है, जो मैनेजमेंट है वो सारे के सारे क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही चलाए जाते हैं और कुछ नहीं होता है। भाई अगला वैसे उसको बोलते हैं टाइप ऑफ कंपनी, एक वैसे पब्लिक कंपनी, दूसरी वैसे प्राइवेट कंपनी। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस पढ़ लेना है। अगर तुम्हें इसके डिफरेंस वगैरह याद हो जाते हैं तो अच्छा खासा कर सकते हो इस वाले चैप्टर में से। सबसे पहले भाई देखो क्या क्या इट हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर एंड मैक्सिमम 50। देखो भाई यहाँ पे ना अगर उसके मेंबर की बात कर दें तो इसके अंदर भाई कम से कम 2 हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके भाई 50 हो जाए। फिर हम अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। तो इट हैज़ अ मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक, मेंबर की बात चली भाई कि मेंबर कैसे कैसे होने चाहिए। उसके बाद भाई वैसे में उससे करें इट कैन नॉट इनिशिएट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिवेंचर। हाँ भाई देखो हम क्या इसका आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके जो डिफरेंस है यहाँ पे भी, तो इसको भी तुम आसानी से पढ़ सकते हो और पढ़ के आसानी से समझ जाओगे इसको। जो बस भाई नेक्स्ट बात है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। भाई कंपनी बनती कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रमोशन की। ठीक है, फिर अगला इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, लास्ट में वैसे उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। देखो भाई ये चार चार तुम्हें स्टेप्स जो याद रखे चलने, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बात बस तुम्हें क्योंकि पता होनी चाहिए, वरना फिर जाके तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब सुनो, तो कह रहा है कि अ प्राइवेट कंपनी हैज़ अ टू अंडरगोज ओनली फर्स्ट 2 स्टेप्स एंड बट अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू अंडरगो ऑल द 4 स्टेज। ठीक है, अब फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का सिंपल सा एक ही मतलब है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह बन गया है उसको मार्केट में जाके पहले लोगों को बताओ कि भाई ऐसा प्रोडक्ट भी होता है, उसके बाद जाके चलेगा वो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको बोलते हैं स्टेप्स इन प्रमोशन। तो भाई जो तुम्हारे जो स्टेप्स प्रमोशन है इसके बारे में अगर नॉर्मली बोला जाए, देखो भाई तो स्टेप इन प्रमोशन है, पर इसको बोलते हैं कि देखो हो सकता है इसको तुम आसानी से पढ़ सकते हो भाई कि कौन कौन से स्टेप्स वगैरह लेने चाहिए। इसकी जो तुम्हें हेडिंग है उसको डिट्टो याद कर लेना, बाकी फिर बात की बात है सारी सारी। देखो भाई जो अगला बस को बोलते हैं स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए ना किन किन चीज़ों का मतलब कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए वो सारे सारे लिखे हैं। ठीक है, अब भाई हम इसमें देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वही बात करनी है। स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन करेगी। प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉर द इनकॉर हाँ भाई फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, ये सारी सारी बातें नॉर्मल सी। फिर जो हमारे पास अगला है इसको हम बोलते हैं फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा फ्री है भाई उसे बोल सकते हैं। देखो कह रहे वही उस कह रहे कि कंपल्सन विद ब्लड प्रेशर मंजिन लेटर। देखो भाई इसके थोड़ा आगे हम बात करते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैं तुम देखिए मैम हाँ भाई फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, पर जो मेरे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है
फिर नेक्स्ट में है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोल सकते हैं कि भाई जो आर्टिकल ऑफ है, देखो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसको MOA बोलते हैं, और जो वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको बोलते हैं AOA। ठीक है, थोड़ा सा याद रखे चलना। भाई जो इसका कुछ कुछ पॉइंट और है जिसको आसानी से पढ़ सकते हो। पहले मैंने बता दिया कि इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि हमें अपनी कंपनी को बनाने के लिए जो भी एप्लीकेशन देना होता है उसकी बात चलती है। उसके बाद जाके फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, भाई कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको तुम्हें क्या भरना होता है, सारे सारे डॉक्यूमेंट ये रहे। अगला वैसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ फीस, भाई कुछ कुछ फीस होती है जिसको पे करना होता है रजिस्ट्रार को, ठीक है, ताकि तुम्हारी क्या आगे पढ़ाई हो सके। हाँ भाई, नॉर्मल बोलते कि मैं उसका भी पेमेंट ऑफ फीस कह रहा है along with the filling of a document, registration fee has to be a deposit which depends on amount of the authorized capital। देखो भाई इसमें होता तो नॉर्मली ऐसा है कि जो उसकी पेमेंट बोल सकते हैं इसकी जो भी एक फी है वो पे करनी होती है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है कि जो भी हमने ऊपर जितना काम है सारा कर लिया, उसके बाद में इसको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर जो अगला मेरे पास को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो इसमें भाई क्या होता है, जैसे ना रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम हमें बोलते हैं RO मतलब CIN में बोलते हैं, ठीक है, कह रहे आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, द रजिस्टर इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दिस इज कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। भाई तो इसी को बोल सकते हैं जिस दिन जो हमारे पास बोलेंगे अगर इनकॉर्पोरेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो है, उसी को बोल सकते हैं कि हाँ भाई उसी को नॉर्मली बोल सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब जो हमारे पास के आगे है इसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन है। ठीक, तो भाई इसमें बस कह रहा है कि अ पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर। ठीक है, एक जो कहेगी पब्लिक कंपनी पब्लिक से जब चाहे तब पैसा ले सकती है। करेगी फॉर दिस इट हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। उसके बाद बस कुछ कुछ स्टेप्स है हमारे पास जो तुम्हें स्टेप्स को हल्के से याद कर लेने, स्टेप्स वगैरह तुम्हें साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो इसे अगर तुम पढ़ते हो वैसे साथ साथ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हें स्टेप्स देख लेने हैं। हाँ भाई, हम शुरू करते हैं अभी यहाँ से। देखो जो तुम्हारा जो ऊपर है उन सबके तुमने स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। एक इसका, और उसके बाद तुम्हारा जो अगला है यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से है। देखो भाई अब उसके आगे बात करते हैं कि जो बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वे कह रहे कि इट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है भाई, देखो नॉर्मली बोलते हैं हमारे पास एक कोई सी कंपनी है बिना MOA के नहीं चल सकती है। ठीक है, फिर कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, भाई जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके क्या है कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं भाई नेम क्लॉज, इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। ठीक है, अगर सिचुएशन क्लॉज, भाई कंपनी की सिचुएशन कहाँ पे है, मतलब कंपनी कहाँ पे है उस जगह। नेक्स्ट मेरे पास है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्यों बनी है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर लायबिलिटी क्लॉज, इसका मतलब है कि भाई जो लायबिलिटी हो कैसी है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है किस तरीके से। फिर नेक्स्ट में इसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉजेस। तो अगर दिस क्लॉज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल which the company will be authorized to raise through the issue of share called authorized capital। देखो भाई नॉर्मली जिसमें ना कैपिटल क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज के अंदर ये वाली बात होती है कितना कितना कैपिटल है कितना कितना कैपिटल नहीं है। भाई नेक्स्ट हमारे पास सेम तरीके से वो मेरे पास है, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके लिए हमारे पास क्या है, किसको बोलते हैं, AOA, वो उसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ना बाकी यहाँ से तुम्हें एक बार इसको याद कर लेना है। अगली बात वैसे इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, वो सारे के सारे तुम्हें इसको याद कर लेने कि भाई ये सारे सारे कंटेंट होते हैं इसके अंदर। अगली बात करते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसे की जरूरत पड़ने के लिए वो मार्केट के अंदर अपना एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ये कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगली चीज, भाई कुछ कुछ इसमें कंटेंट होते हैं प्रोस्पेक्टस में जिसको तुम्हें याद रख के चलना है। ठीक है, ये साथ साथ पढ़ोगे तो तुम्हें साथ साथ समझ में आ जाएगा। कुछ बात करते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई प्रोस्पेक्टस के बदले हम इसको और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहा पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में समटाइम्स decide not to raise fund from the public because it may be confident of obtaining the required capital privately। ठीक है, तो नॉर्मली वाली बात होती है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो भाई कुछ कुछ बातें लिखी होती है। ठीक है, वो सारी सारी तुम्हारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई हम कैसे पता लगाए कि किस टाइप का बिजनेस हमें खोलना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम सिंपल से बात करें पहले वैसे कॉस्ट एंड इजी इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमें किस प्रकार का बिजनेस खोलना चाहिए। सबसे पहले भाई जो मेरे पास है उसको बोलते हैं कॉस्ट कम हो इसका। ठीक है, और इजी इन सेटिंग अप। ठीक है, बहुत ही आसान हो उसको खोलना। दूसरा वैसे बोलते हैं कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन का मतलब है कि भाई देखो कह रहे हैं कि बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रीफर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। कह रहे हैं कि वेयर एज द बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑपरेटर कंपनी फॉर्म। देखो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे कम पैसे की जरूरत है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे कोई और सा बिजनेस खोल सकते हैं। तीसरा वैसा इसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। से भाई हमें पहले पता लगाना चाहिए कि अगर हम बिजनेस चालू करने जा रहे हैं तो किस टाइप का बिजनेस चालू करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस करना है। अगला वैसे इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर। भाई तुम कितना कंट्रोल रखना चाहते हो अपने बिजनेस के ऊपर। तो अगर मान लो कि तुम पूरा कंट्रोल रखना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप लो। थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हो, कम रखना चाहते हो, तो उसके हिसाब से भाई आप देख रहे थे कि भाई कौन कौन सा बिजनेस किसके लायक है। अगली बात है वैसे उसको बोलते हैं लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क है। ठीक है, तो वैसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब है कि कितना ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब तुम कितना रिस्क बियर कर सकते हो। ये सारी सारी बात है। देखो भाई अब ना तुम्हें करना क्या, नॉर्मली बोलूँ तो जितने भी इसके जो नोट्स हैं सबसे पहले तुम्हें सारे सारे नोट्स लर्न करने हैं। ठीक है, फिर जाके जो तुम्हारे पास बुक है ना, कोई सी बुक है जो तुम्हारे पास, उसके थोड़े से ना क्वेश्चन आंसर याद करो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे पास है कि जो भी केस स्टडी है इन योर बुक उन सबको कवर करो। ठीक है, फिर तुम्हें सारा सारा आना चाहिए। धन्यवाद।